नमस्कार। विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें। इस अंक के साथ मैं हूं दिव्या तोमर। आइए सबसे पहले बात करते हैं इस अंक की हेडलाइंस के बारे में। केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने यूजीसी इंस्टीट्यूशन डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी विनियम 2023 जारी किए। एक रिपोर्ट अंतराल को समाप्त करना, साइबर सुरक्षा कौशल विकास में चुनौतियों की पहचान करना और विभाजन को पाटना नाम से जारी की गई। राजस्थान की नमक की गुफाओं को कच्चे तेल के सामरिक भंडार स्थल के रूप में उपयोग करने की संभावनाओं पर विचार किया जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र ने फॉर ऑल ह्यूमैनिटी द फ्यूचर ऑफ आउटर स्पेस गवर्नेंस शीर्षक से एक नीतिगत सारांश जारी किया। ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में स्थानीय मुद्राओं के उपयोग का समर्थन किया। और भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण ने बीमा वाहकों के लिए मसौदा दिशा निर्देश जारी किए हैं। और आइए अब खबरों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने यूजीसी इंस्टीट्यूशन डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी विनियम 2023 को जारी किया। नए विनियम यूजीसी इंस्टीट्यूशन डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी विनियम 2019 के स्थान पर जारी किए गए हैं। ये विनियम विश्वविद्यालयों को गुणवत्ता और उत्कृष्टता पर ध्यान केंद्रित करने, अनुसंधान प्रणाली को मजबूत करने और उच्चतर शिक्षा परिदृश्य में बदलाव लाने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। इससे पहले 2010 में विनियम अधिसूचित किए गए थे। उन्हें 2016 और 2019 में संशोधित किया गया था। नए विनियम की मुख्य विशेषताओं की अगर हम बात करें तो ये विनियम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप हैं। डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए आवेदन करने के लिए पात्रता मानदंड हैं। संस्थान को नेक ए ग्रेड का होना चाहिए और उसे लगातार चक्रों में कम से कम 3.01 सीजीपीए यानी संचयी औसत ग्रेड पॉइंट प्राप्त हुए हों। इसके अलावा संस्थान को पात्र शैक्षिक कार्यक्रमों के 2/3 के लिए लगातार 3 चक्रों में राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड से प्रत्यायन यानी एक्रेडिटेशन प्राप्त होना चाहिए। संस्थान को पिछले 3 वर्षों से लगातार नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क की किसी भी विशिष्ट श्रेणी की शीर्ष 50 रैंक में शामिल होना चाहिए। संस्थान को पिछले 3 वर्षों से लगातार NIRF की समग्र रैंकिंग में शीर्ष 100 संस्थानों में शामिल होना चाहिए। एक से अधिक प्रायोजक संगठनों द्वारा प्रबंधित संस्थानों के समूह भी डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी का दर्जा प्राप्त करने के लिए आवेदन कर सकते हैं। डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज का दर्जा प्राप्त संस्थान किसी भी विषय क्षेत्र में नए पाठ्यक्रम या फिर कार्यक्रम की शुरुआत कर सकते हैं। हालांकि इसके लिए उन्हें अपनी कार्यकारी परिषद की पूर्व स्वीकृति लेनी होगी और जहां भी लागू हो वहां उन्हें संबंधित वैधानिक परिषद की अनुमति भी प्राप्त करनी होगी। डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज संस्थानों को अनिवार्य रूप से अपने छात्रों के एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट पहचान पत्र तैयार करने होंगे। साथ ही उनके क्रेडिट स्कोर को डिजिटल लॉकर में अपलोड करना होगा। डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग 1956 में ये प्रावधान किया गया है कि केंद्र सरकार अधिनियम की धारा 2F के तहत विश्वविद्यालय के अलावा किसी भी अन्य संस्थान को डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी संस्थान का दर्जा प्रदान कर सकती है। इस तरह का दर्जा प्राप्त होने के बाद ऐसे संस्थान को एक विश्वविद्यालय समझा जाएगा। अंतराल को समाप्त करना, साइबर सुरक्षा कौशल विकास में चुनौतियों की पहचान करना और विभाजन को पाटना, इस शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की गई है। इस रिपोर्ट को भारतीय डेटा सुरक्षा परिषद DSCI ने जारी किया है। इसे ज्ञान भागीदारी के रूप में अर्न्स्ट एंड यंग के साथ तैयार किया गया है। इस रिपोर्ट के उद्देश्य हैं भारत में कुशल साइबर सुरक्षा पेशेवरों की मांग और आपूर्ति का विश्लेषण करना, भारत में कुशल पेशेवरों की कमी के कारणों की पहचान करना और भारत में कुशल पेशेवरों की कमी को दूर करने के लिए समाधान बताना। रिपोर्ट के निष्कर्षों की बात करें तो लगभग 50% कॉर्पोरेट्स ने स्वीकार किया है कि साइबर सुरक्षा पेशेवर कंपनी के कुल कार्यबल में 5% से भी कम है। शीर्ष 3 साइबर हमले हैं फिशिंग यानी धोखाधड़ी वाली ईमेल, स्मिशिंग यानी धोखाधड़ी वाले टेक्स्ट और विशिंग यानी वॉइस। इनके बाद रैंसमवेयर और जीरो डे एक्सप्लॉइट का स्थान है। रिपोर्ट के मुताबिक ऐसे सभी साइबर हमलों में काफी वृद्धि होने का अनुमान है। वर्तमान में 43% कॉर्पोरेट ऑफिस ऐसे हैं जहां कार्यरत कुल साइबर सुरक्षा कार्यबल में 21 से 40% महिलाएं हैं। भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया दल यानी सर्टिंग के मुताबिक साइबर हमलों की संख्या 2017 के 41,000 से बढ़कर 2021 में 14 लाख हो गई थी। कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम को लागू करने में कई चुनौतियां भी हैं। दरअसल प्रशिक्षण प्रदान करने वाली संस्थाओं के पास वित्तीय संसाधनों की कमी है। प्रशिक्षण प्रदान करने वाली संस्थाओं के पास साइबर सुरक्षा कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों के संचालन के लिए पर्याप्त डिजिटल अवसंरचना नहीं है। साइबर सुरक्षा का प्रशिक्षण प्रदान करने वाले कुशल संकायों या प्रशिक्षकों की कमी है। नॉलेज इंडस्ट्री के अनुभवी प्रशिक्षकों की कमी है और प्रमाणित प्रशिक्षक भी कम है। इस रिपोर्ट की सिफारिशों के मुताबिक उद्योग जगत की आवश्यकता वाले कौशलों की सूची बनाई जानी चाहिए। इसी के अनुसार कौशल विकास कार्यक्रम का डिजाइन तैयार किया जाना चाहिए
और फिर प्रशिक्षण प्रदान किया जाना चाहिए। कॉर्पोरेट जगत द्वारा संचालित प्रशिक्षण पहलों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि साइबर सुरक्षा के लिए कौशल प्रशिक्षण के लिए मजबूत समावेशी नीतियां बनाई जानी चाहिए और साथ ही साइबर सुरक्षा में रिक्तियों के लिए उम्मीदवारों की भर्ती करते समय विविधता लाने पर ध्यान दिया जाना चाहिए। राजस्थान की नमक की गुफाओं को कच्चे तेल में सामरिक भंडार स्थल के रूप में उपयोग करने की संभावनाओं पर विचार किया जा रहा है। इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड राजस्थान में नमक की गुफा आधारित सामरिक तेल भंडार विकसित करने की संभावना और व्यवहार्यता का अध्ययन कर रही है। इसका उद्देश्य भारत के लिए ऊर्जा सुरक्षा प्राप्त करना है। इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड सरकारी स्वामित्व वाली कंसल्टेंसी फर्म है। राजस्थान में बड़ी मात्रा में आवश्यक नमक की गुफा संरचनाएं हैं। इन्हें नमक की गुफा आधारित सामरिक तेल भंडारण सुविधाओं के विकास के लिए सबसे अनुकूल माना जाता है। सामरिक तेल भंडारण सुविधाओं के निर्माण का प्रबंधन इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड करती है। ISPRL पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के तहत एक स्पेशल पर्पज व्हीकल है। नमक की गुफा आधारित भंडारण और चट्टानी गुफा आधारित भंडारण में अंतर की अगर हम बात करें तो भूमिगत चट्टानी गुफाएं उत्खनन करके तैयार की जाती हैं, वहीं नमक की गुफाएं सॉल्यूशन माइनिंग की प्रक्रिया द्वारा बनाई जाती हैं। इस प्रक्रिया में नमक के विशाल भंडार वाली भूवैज्ञानिक संरचनाओं में नमक को घोलने के लिए जल को पंप किया जाता है। चट्टानी गुफाओं के उत्खनन की तुलना में सॉल्यूशन माइनिंग प्रक्रिया सरल, तेज और कम लागत वाली होती है। चट्टानी गुफा आधारित भंडारण प्रणाली की तुलना में नमक की गुफा आधारित भंडारण प्रणाली पूरी तरह सतह से ही बनाई और संचालित की जा सकती है। सामरिक पेट्रोलियम भंडार की अगर हम बात करें तो भारत के SPR यानी स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व में कच्चे तेल की संचयी क्षमता 5.33 मिलियन मीट्रिक टन है। ये क्षमता देश की तेल की मांग को लगभग 9.5 दिनों तक पूरी कर सकती है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी की सिफारिश है कि सभी देशों को 90 दिनों की मांग के अनुरूप पर्याप्त आपातकालीन तेल भंडार बनाए रखना चाहिए। ये भंडार आयात बाधित होने पर तेल सुरक्षा सुनिश्चित करेगा। भारत IEA का एक एसोसिएट सदस्य है। वर्तमान में भारत में 3 SPR यानी कि स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व हैं। ये है कर्नाटक में मैंगलोर जिसकी क्षमता 1.5 MMT है। वहीं पादुर में 2.5 MMT वाला SPR है। आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में 1.33 MMT वाला SPR है। इसके अलावा 6.5 MMT की क्षमता वाले 2 सामरिक कच्चे तेल भंडार ओडिशा के चंडीखोल और कर्नाटक के पादुर में बनाने की योजना है। संयुक्त राष्ट्र ने फॉर ऑल ह्यूमैनिटी द फ्यूचर ऑफ आउटर स्पेस गवर्नेंस शीर्षक से एक नीतिगत सारांश जारी किया है। इस सारांश में उन प्रमुख रुझानों की रूपरेखा मौजूद है जो अंतरिक्ष में विविध गतिविधियों की सततता को प्रभावित कर रही है कि सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति में इन रुझानों का सकारात्मक प्रभाव भी पड़ सकता है। जैसे कि SDG 1 की अगर हम बात करें तो अंतरिक्ष अनुप्रयोग और प्रौद्योगिकी प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से गरीबी के प्रसार को रोक सकती हैं और कम कर सकती हैं। वहीं SDG 4 की अगर हम बात करें तो उपग्रह आधारित दूरस्थ शिक्षा से लाखों बच्चों के समक्ष शिक्षा प्राप्त करने में आ रही बाधा को कम किया जा सकता है। SDG 13 की बात करें तो प्रभावी जलवायु कार्रवाई के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और अनुप्रयोग महत्वपूर्ण है। और आइए बात करते हैं अंतरिक्ष गवर्नेंस की वर्तमान संरचना के बारे में। संयुक्त राष्ट्र ने 1959 में बाह्य अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण उपयोग पर समिति गठित की थी। वर्ष 1967 में बाह्य अंतरिक्ष संधि प्रभावी हुई थी। इस संधि के मुताबिक राष्ट्र केवल शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए ही बाह्य अंतरिक्ष का उपयोग कर सकते हैं। भारत बाह्य अंतरिक्ष से संबंधित सभी प्रमुख संधियों या विनियमों का पक्षकार है। इनमें बाह्य अंतरिक्ष संधि, रेस्क्यू एग्रीमेंट, लायबिलिटी कन्वेंशन एंड रजिस्ट्रेशन कन्वेंशन आदि शामिल है। इसके अलावा भारत ने मून ट्रीटी पर भी हस्ताक्षर किए हैं। हालांकि अंतरिक्ष अन्वेषण से संबंधित कई चुनौतियां भी हैं, जैसे कि अंतरिक्ष संसाधनों के अन्वेषण, दोहन और उपयोग पर आम सहमति वाले अंतर्राष्ट्रीय फ्रेमवर्क की कमी है। बाह्य अंतरिक्ष के उपयोग को लेकर किसी प्रकार के संघर्ष को रोकने के लिए फ्रेमवर्क उपलब्ध नहीं है। अंतरिक्ष में अलग अलग देशों के उपग्रहों आदि के प्रबंधन में समन्वय की कमी है। अंतरिक्ष मलबा संबंधी खतरा भी विद्यमान है। और आइए बात करते हैं सारांश में की गई प्रमुख सिफारिशों के बारे में। अंतरिक्ष मलबे को हटाने के लिए ऐसे मानदंड और सिद्धांत विकसित किए जाने चाहिए जो अंतरिक्ष मलबे को हटाने के कानूनी और वैज्ञानिक पहलुओं को ध्यान में रखें। इसके अलावा चंद्रमा और अन्य खगोलीय पिंडों के सतत अन्वेषण, दोहन और उपयोग के लिए एक प्रभावी फ्रेमवर्क विकसित किया जाना चाहिए।
ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में स्थानीय मुद्राओं के उपयोग का समर्थन किया है। हाल ही में ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक संपन्न हुई है। बैठक की समाप्ति पर द केप ऑफ गुड होप शीर्षक से एक संयुक्त बयान जारी किया गया है। इसके निष्कर्षों के मुताबिक सदस्य देशों के नियम आधारित खुले और पारदर्शी वैश्विक व्यापार का समर्थन करने पर प्रतिबद्धता व्यक्त की है। एक मजबूत वैश्विक वित्तीय सुरक्षा जाल का समर्थन किया गया। इसके केंद्र में कोटा आधारित और पर्याप्त संसाधन से युक्त अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष होगा। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और वित्तीय लेन देन में स्थानीय मुद्राओं का उपयोग यानी विडॉलरीकरण करने की आवश्यकता को रेखांकित किया गया है। डी-डॉलराइजेशन यानी कि विडॉलरीकरण वो प्रक्रिया है जिसके तहत राष्ट्र अपनी आरक्षित मुद्रा विनिमय के माध्यम और यूनिट ऑफ अकाउंट के रूप में अमेरिकी डॉलर पर अपनी निर्भरता को कम करते हैं। डी-डॉलराइजेशन का महत्व ये होगा कि ये अमेरिकी डॉलर और अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर अन्य देशों की निर्भरता को कम करेगा। ये मुद्रा में उतार चढ़ाव और ब्याज दरों में बदलाव के प्रति देशों की सुविधाओं को कम करेगा। यह आर्थिक स्थिरता में सुधार करेगा और वित्तीय संकट के जोखिम को कम करेगा। रुपए के अंतर्राष्ट्रीयकरण को बढ़ावा देने के लिए भारत ने कई कदम उठाए हैं। हाल ही में यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी, रूस सहित 18 देश भारतीय रुपए में व्यापार करने पर सहमत हुए हैं। भारतीय और रूसी बैंकों ने रुपए में व्यापार करने के लिए विशेष वोस्ट्रो खाते खोले हैं। भारत की नई विदेश व्यापार नीति रुपए में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का समर्थन करती है। भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण ने बीमा वाहकों के लिए मसौदा दिशा निर्देश जारी किए। बीमा वाहक इरडा के 2047 तक सभी के लिए बीमा लक्ष्य की प्राप्ति का एक प्रमुख घटक है। इस पहल का उद्देश्य देश में बीमा तक पहुंच और उपलब्धता में सुधार करना है। वर्ष 2047 तक सबके लिए बीमा का उद्देश्य प्रत्येक नागरिक के पास एक समुचित जीवन, स्वास्थ्य और संपत्ति बीमा कवर सुनिश्चित करना है। साथ ही ये भी सुनिश्चित करना है कि प्रत्येक उद्यम का संचालन उचित बीमा कवर द्वारा समर्थित हो। संपूर्ण बीमा पारितंत्र के 3 स्तंभ हैं: बीमा ग्राहक यानी पॉलिसी धारक, बीमा प्रदाता यानी बीमाकर्ता और बीमा वितरक यानी कि मध्यवर्ती या फिर एजेंट। बीमा वाहक संबंधी दिशा निर्देशों के उद्देश्यों की अगर हम बात करें तो प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक समर्पित बीमा वितरण चैनल स्थापित किया जाएगा। ये चैनल बीमा समावेशन को बढ़ाने के साथ साथ बीमा के बारे में जागरूकता भी फैलाएंगे। प्रत्येक ग्राम पंचायत के भीतर बीमा के प्रसार के लिए स्थानीय संसाधनों की पहचान और विकास पर ध्यान दिया जाएगा। स्थानीय लोगों का विश्वास हासिल करने के लिए बीमा वाहक के रूप में महिलाओं को शामिल करने को प्रोत्साहित किया जाएगा। मसौदा दिशा निर्देशों में 2 तरह के बीमा वाहकों को परिभाषित किया गया है। एक है कॉर्पोरेट बीमा वाहक। ये भारतीय कानूनों के तहत पंजीकृत और बीमाकर्ताओं द्वारा नियुक्त कानूनी संस्थाएं हैं। व्यक्तिगत बीमा वाहक ये या तो एक बीमाकर्ता द्वारा या फिर एक कॉर्पोरेट बीमा वाहक द्वारा नियुक्त किए जा सकते हैं। बीमा वाहकों को सौंपे गए कार्यों में शामिल हैं: बीमा प्रस्तावों की जानकारी एकत्र करना, KYC अनुपालन सुनिश्चित करना, बीमा पॉलिसी के स्तर पर समन्वय और समर्थन तथा बीमा क्लेम संबंधी सेवाएं प्रदान करना। भारत में बीमा क्षेत्र। भारत विश्व के उभरते बीमा बाजारों में 5वां सबसे बड़ा जीवन बीमा बाजार है। भारत का बीमा बाजार हर साल 32 से 34% की दर से बढ़ रहा है। बीमा कंपनी के लिए स्वचालित मार्ग के तहत 74% तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति दी गई है। इरडा भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण इरडा अधिनियम 1999 के तहत गठित एक वैधानिक निकाय है। इसका मुख्य कार्य भारत में बीमा क्षेत्र का समग्र पर्यवेक्षण और विकास करना है। इरडा की शक्तियां और कार्य इरडा अधिनियम 1999 तथा बीमा अधिनियम 1938 में निर्धारित किए गए हैं। और आइए बात करते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियों की। भारतीय रिजर्व बैंक ने भुगतान प्रणाली ऑपरेटर्स के लिए मानदंड जारी किए। भारतीय रिजर्व बैंक ने PSOs के लिए साइबर लचीलापन और डिजिटल भुगतान सुरक्षा नियंत्रण पर मसौदा विनियम जारी किए हैं। इसका मूल उद्देश्य PSOs द्वारा संचालित भुगतान प्रणालियों की कुशलता और सुरक्षा उपायों को मजबूत बनाना है। PSOs को साइबर हमले, आंतरिक धोखाधड़ी आदि सहित किसी भी असामान्य घटना का पता चलने के 6 घंटे के भीतर भारतीय रिजर्व बैंक को रिपोर्ट करना होगा। ये मसौदा निर्देश मुख्य तौर पर साइबर सुरक्षा जोखिमों की पहचान, आकलन, निगरानी और प्रबंधन के लिए मजबूत गवर्नेंस तंत्र को बनाए रखने पर जोर देते हैं। इन निर्देशों के प्रावधान सभी अधिकृत गैर बैंक PSOs पर लागू होंगे। सूचना सुरक्षा जोखिम पर पर्याप्त निरीक्षण सुनिश्चित करने के लिए PSOs के बोर्ड को उत्तरदायी बनाया गया है। डेट सीलिंग। संयुक्त राज्य अमेरिका के सीनेट ने 31.4 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के डेट सीलिंग पैकेज को अंतिम मंजूरी प्रदान कर दी है। डेट सीलिंग ऋण धनराशि पर आरोपित वो सीमा होती है जिसके अंतर्गत अमेरिकी सरकार अलग अलग सेवाओं के भुगतान के लिए उधार ले सकती है। इन सेवाओं में सामाजिक सुरक्षा,
मेडिकेयर और सैन्य सेवाएं आदि शामिल हैं। धन उधार लेने के लिए अमेरिकी ट्रेजरी प्रतिभूतियां जारी करती हैं, जैसे कि अमेरिकी सरकार के बॉन्ड। ये इस बात की गारंटी है कि सरकार ब्याज के साथ ऋण का भुगतान करेगी। अमेरिकी सरकार द्वारा अपनी अधिकतम ऋण सीमा का उपयोग कर लेने की स्थिति में ट्रेजरी विभाग प्रतिभूतियों के निर्गमन पर रोक लगाता है। इस तरह से अनिवार्य रूप से संघीय सरकार को मिलने वाले धन के एक स्रोत को रोक दिया जाता है। शुल्क मुक्त कोटा मुक्त योजना। विश्व व्यापार संगठन ने अल्प विकसित देशों के लिए निर्मित DFQF यानी ड्यूटी फ्री कोटा फ्री योजना को लेकर भारत द्वारा खराब क्रियान्वयन पर चिंता प्रकट की है। अल्प विकसित देशों को DFQF सुविधा प्रदान करने का निर्णय 2005 में हांगकांग में आयोजित WTO मंत्री स्तरीय बैठक के दौरान लिया गया था। ड्यूटी फ्री कोटा फ्री के लिए सभी विकसित और विकासशील सदस्य देशों को LDCs से आने वाली सभी उत्पादों के लिए अधिमान्य बाजार पहुंच प्रदान करना आवश्यक होता है। भारत 2008 में ही LDCs को ये सुविधा प्रदान करने वाला पहला विकासशील देश बन गया था। इस योजना का 2014 में विस्तार किया गया था। इसके तहत अल्प विकसित देशों को भारत की लगभग 98.2% टैरिफ लाइंस पर अधिमान्य बाजार पहुंच प्रदान कर दी गई थी। गोल्डन ट्रायंगल। संयुक्त राष्ट्र मादक पदार्थ और अपराध कार्यालय की एक रिपोर्ट के मुताबिक दक्षिण पूर्व एशिया के गोल्डन ट्रायंगल के माध्यम से होने वाला मेथम्फेटामाइन और अन्य अवैध मादक पदार्थों का गैर कानूनी व्यापार अबाधित रूप से जारी है। गोल्डन ट्रायंगल के अंतर्गत म्यांमार, लाओस और थाईलैंड जैसे 3 देशों के क्षेत्र शामिल हैं। एक दूरस्थ क्षेत्र और दुर्गम इलाकों में इसकी अवस्थिति के कारण लंबे समय से इस पर नियंत्रण पाना सरकार के लिए बहुत कठिन रहा है। ये गोल्डन क्रिसेंट यानी कि अफगानिस्तान, ईरान और पाकिस्तान सहित भारत में मादक पदार्थों की तस्करी का एक प्रमुख मार्ग बन गया है। पर्यावरण संबंधी सूचना जागरूकता, क्षमता निर्माण और आजीविका कार्यक्रम। रायपुर स्थित EIACP कार्यक्रम केंद्र ने लाइफ यानी कि पर्यावरण के लिए जीवन शैली प्रतिबद्धता की दिशा में एक विश्व रिकॉर्ड बनाया है। इसके तहत 12.38 लाख से अधिक लोगों ने पर्यावरण संरक्षण के प्रति प्रतिबद्धता व्यक्त की है। EIACP पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वित्त पोषित एक परियोजना है। ये पर्यावरण के अलग अलग पहलुओं पर सूचना के संग्रहण, विश्लेषण और प्रसार को सुगम बनाती है। ये मिशन लाइफ के अनुरूप लागू की जा रही केंद्रीय क्षेत्र की उपयोजनाओं में से एक है। ये कार्यक्रम संपूर्ण देश में व्यक्तियों और समुदायों के बीच जागरूकता बढ़ाने, उनका क्षमता निर्माण करने और संधारणीय गतिविधियों को प्रोत्साहन देने पर जोर देता है। इसमें पूर्ववर्ती पर्यावरण सूचना प्रणाली योजना के सर्वोत्तम कार्यात्मक पहलुओं को भी शामिल किया गया है। लिथियम आयन बैटरी। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने लागत प्रभावी लिथियम आयन बैटरी की पुनर्चक्रण तकनीक को 9 पुनर्चक्रण उद्योगों को हस्तांतरित किया है। इससे अनुपयोगी हो चुकी लिथियम आयन बैटरी से निकलने वाली 95% से अधिक सामग्रियों की पुनर्प्राप्ति में मदद मिल सकती है। इन सामग्रियों में लिथियम, कोबाल्ट, मैग्नीज और निकिल शामिल है। लिथियम आयन बैटरी एक तरह की रिचार्जेबल बैटरी है। इसमें चार्जिंग और डिस्चार्जिंग की प्रक्रिया ऋणात्मक और धनात्मक इलेक्ट्रोड्स के बीच प्रवाहित होने वाली लिथियम आयनों के माध्यम से संपादित होती है। अन्य बैटरियों की तुलना में लिथियम आयन बैटरियों के कई लाभ हैं। इनकी वोल्टेज क्षमता उच्च और उपयोग अवधि लंबी होती है। इनकी सेल्फ डिस्चार्ज दर निम्न और इनका रखरखाव व्यय कम होता है। ये पर्यावरण के अनुकूल होती हैं क्योंकि इनमें विषाक्त कैडमियम मौजूद नहीं होता है। अगला टॉपिक है महाकालेश्वर मंदिर। नेपाल के प्रधानमंत्री ने मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर स्थित प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना की। महाकालेश्वर मंदिर देश के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। ये एकमात्र दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग है, जबकि अन्य सभी ज्योतिर्लिंग पूर्व मुखी हैं। ये भगवान शिव को समर्पित एक मंदिर है। इस मंदिर का उल्लेख कालिदास के रघुवंशम और मेघदूतम में मिलता है। इसके अलावा वाणभट्ट के हर्षचरित और कादम्बरी, श्रीहर्ष के नैषाद चरित और पद्मगुप्त के नव साहसांक चरित में भी इसका उल्लेख मिलता है। गजनवी के आक्रमण के दौरान इसे विखंडित कर दिया गया था। हालांकि परमार राजवंश के उदयादित्य और नरवर्मन के शासनकाल के दौरान इसे फिर से बनाया गया। ये स्थापत्य कला की भूमिजा शैली में निर्मित एक मंदिर है। और आइए बात करते हैं सुर्खियों में रहे स्थल के बारे में।
सेनेगल, जिसकी राजधानी है डाकर। हाल ही में सेनेगल में हुए संघर्ष के दौरान 9 लोगों की मृत्यु हो गई। आपको बता दें कि सेनेगल उत्तर और उत्तर पूर्व में सेनेगल नदी से घिरा हुआ है, जो इसे मॉरिटानिया से अलग करती है। इसके अलावा ये पूर्व में माली से, दक्षिण में गिनी और गिनी बिसाऊ से और पश्चिम में अटलांटिक महासागर से घिरा हुआ है। यह अफ्रीका महाद्वीप के सबसे पश्चिमी छोर पर स्थित है। सेनेगल की भौगोलिक विशेषताओं की बात करें तो यहाँ की प्रमुख नदियां हैं सेनेगल, जिसके नाम पर इस देश का नाम पड़ा। इसके अलावा सलोम, गाम्बिया और कैसमांस। यहाँ का सर्वोच्च बिंदु है नेपेन दियाखा पर्वत। ये एक समतल भूक्षेत्र वाला देश है और ये एक अवतलित क्षेत्र में स्थित है, जिसे सेनेगल मॉरिटानियन बेसिन के रूप में जाना जाता है। और इसके साथ ही ये अंक समाप्त होता है। विजन IAS की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग।